हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट पाठशाला में। मित्रों, आप लोगों के लिए पता होगा आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट फेज़ के जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। और आप लोगों के लिए पता होगा कि अभी तक जो एग्ज़ाम में पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन के साइंस के पैटर्न, वो अभी तक हम लोग जितनी पिछली कक्षाओं में टेस्टों के लिए हमने लगाया है, मॉक टेस्टों के लिए, उन्हीं से संभवतः क्वेश्चनों के लिए क्या है डायरेक्टली उठाया जा रहा है। तो अभी हम लोगों के चैनल पर जो ग्रेड पाठशाला चैनल है उस पे हम लोग क्या है एक्सपेक्टेड सीरीज चल रहे हैं साइंस की, जिसमें क्या है हम लोग उन संभावित प्रश्नों के लिए लेते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन के लिए, जिसमें मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बात मित्रों, मैं आप लोगों के लिए और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग आरआरबी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके फर्स्ट फेज के जो एग्जाम है उसमें अधिकतर जो प्रश्न रखता है एग्जामिनर वो आपके फिजिक्स से रख रहा है। बाकी आपके लिए ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, वो भी आप लोगों के लिए पढ़नी है। तो चलिए मित्रों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सपेक्टेड सीरीज। तो आप लोगों के लिए सामने पहला प्रश्न आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु या अणु या आयन क्या कहलाते हैं। मतलब कहने का अगर मैं आपसे कहूं तो आपसे कह रहा है कि ऐसे परमाणु या आयन, ठीक है, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनके लिए क्या कहा जाता है। मैं आपके लिए उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से अगर बात करूं कि Na+, मैं अगर आप लोगों से बात करूं Na+, तो Na+ का मतलब क्या है। Na+ का मतलब हो गया कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह जा रहे हैं। एक प्लस का मतलब ये दर्शा रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ऐसे ही मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि 12Mg+2, ठीक है, तो मैग्नीशियम ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करा है। +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करा है, त्याग कर रहा है। बाकी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11। अब जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो 12 में से 2 जब इसके पास से चले गए तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि Na+ और ये जो Mg+2 है, दोनों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इन जोड़ों के लिए कहा जाता है क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक कहे चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहे, इसका मतलब क्या है कि परमाणु ऐसे हैं या फिर आयन ऐसे हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो पहले का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आप लोगों से ये एग्जाम में पूछा गया है कि सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो मित्रों, आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है और वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, डाई ऑक्साइड गैस भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, NO2 भी प्रेजेंट है, N2O भी प्रेजेंट है, SO2 भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये क्या करती हैं, जल से क्रिया करती हैं, जब ये दोनों क्या करती हैं, जल से क्रिया करती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं आपस में, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या बना देती है, H2SO4, मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगी। और साथ में अगर मैं आप लोगों की बात करूं, ये जो NO2 है ये किसका निर्माण कर देगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये पता लग गया कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड पूछ ले या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूछ लें, ये वायुमंडल में जब जल से क्रिया करती हैं तो ये क्या करते हैं, अम्लीय बना देते हैं, मतलब अम्ल का निर्माण कर देंगे। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा सल्फर वाला, और नाइट्रोजन वाला क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल करेगा। इसीलिए क्या होती है, जब बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे के लिए आता है वायुमंडल से, जब नीचे आता है तो यहाँ पर वो सल्फर और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड से क्रिया करता है तो वो H2SO4 और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल बना देता है। इसी के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल वर्षा। तो हमसे बस यही कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा है, जल से जैसे ही क्रिया कर रही है तो अम्ल बना रही है, इसका मतलब जलीय विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मित्रों प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए मित्रों, प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अमोनिया का एक गुण सही है। निम्नलिखित में से अमोनिया का कौन सा एक गुण सही है।
मतलब अमोनिया की आपके लिए प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से कोई 3 प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो अमोनिया के बारे में बिल्कुल अफवाह है, मतलब क्या है, गलत है। बाकी एक प्रॉपर्टी क्या है, सही दे रखी होगी। ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि यह जल में अविलय होता है। कहने का मतलब है कि जो अमोनिया है वो जल में नहीं घुलता है। बिल्कुल गलत बात है, जो अमोनिया गैस है वो जल में घुल जाती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट असत्य दे रखा है। साथ में आपके लिए ध्यान रखना है, जो अमोनिया है वो रंगहीन और गंधहीन गैस है, मतलब ना तो इसमें रंग है और ना ही कोई क्या है, गंध है। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ये गंध रहित गैस है। ठीक है, ये क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यह पीत गैस होती है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा गलत। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपसे कह रहा है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए बोलते हैं NH3। NH3 का मतलब क्या हो गया, अमोनिया। और ये जो अमोनिया होती है ये प्रकृति में कैसी होती है, क्षारीय। अमोनिया प्रकृति में कैसी होती है, क्षारीय। और आपके लिए जो पता है कि जो प्रकृति में क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर के लिए नीला कर देते हैं। अगर हमारे पास में क्या है, लाल लिटमस पेपर, तो लाल के लिए क्या कर देती हैं, ये नीला कर देती हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले के लिए लाल, जबकि क्षार लाल के लिए क्या करते हैं, नीला। तो यही तो कह रहा है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो ये जो अमोनिया है वो है कैसी, क्षारीय है। इसका मतलब लाल के लिए कैसा कर देंगे, नीला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यह गंध रहित गैस है, जबकि क्या है, गंध सहित गैस है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। मैं आपके लिए एक बार दोबारा से और बता दे रहा हूँ कि पिछले वाले जो ऑप्शन था उसमें मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, ये गंध रहित गैस नहीं है, जबकि कैसी होती है, गंध सहित गैस होती है। कि अमोनिया की जो गैस है वो कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है। अमोनिया की जो स्माइल है वो आती है। इसका मतलब अमोनिया रंगहीन तो है, मतलब रंग तो कोई नहीं होता है इसका, लेकिन गंध होती है। लेकिन ऑप्शन में हमें दे रखा था कि गंध रहित गैस है, तो ये गलत है। गंध सहित मतलब गंध इसमें आती है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि आवर्त सारणी में पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया। मतलब जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, हाइड्रोजन से हो रही है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा। फिर इसके बाद में क्या है, लिथियम है। इसके बाद में क्या है, बेरिलियम है। इसी प्रकार से चलते रहते हैं। लास्ट में क्या मिलेगा हमारे लिए, नियोन मिलेगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सोडियम मिलेगा। इसके बाद में मैग्नीशियम मिलेगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, आर्गन। तो आप लोग देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं, आवर्त सारणी में जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं, इन्हीं के लिए बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। आवर्त का मतलब हो गया पीरियड। तो ये कौन सा वाला हो गया, पहला आवर्त। ये कौन सा हो गया, दूसरा आवर्त हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा आवर्त हो गया। तो आपसे ये कह रहा है कि आवर्त में जो आवर्त संख्या है वो किसके लिए व्यक्त करती है, तो ये व्यक्त करती है मुख्य क्वांटम संख्या के लिए। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए व्यक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आपके सिलेबस में वैसे क्वांटम संख्याओं पर रिलेटेड प्रश्न नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ध्यान रखना है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके लिए निरूपित करती है, आवर्त की संख्या के लिए निरूपित करती है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मित्रों प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन के गुण के लिए प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन मतलब इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आपके लिए बताना है कि सब्लिमेशन के गुण के लिए प्रदर्शित करेगा। तो सब्लिमेशन की अगर हम लोग बात करें कि सब्लिमेशन होता क्या है, तो आप लोग ऐसे समझिए कि हमारे पास में कोई क्या है, ठोस है, और हम लोग ठोस को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ठोस को गर्म करने पर वो किस में बदलना चाहिए, द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सीधे के सीधे किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस के लिए हमने गर्म करा और गर्म करने पर वह द्रव में ना बदलने की बजाय किस में बदल गया, गैस में। जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि आपके पास में बर्फ का टुकड़ा है, वो कैसी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। अब आप उसके लिए जब गर्म करेंगे, मतलब टेम्परेचर देंगे, गर्मी में रखेंगे, तो वो किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा, मतलब द्रव रूप में। अब और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो भाप बन के उड़ने लगेगा, मतलब गैस अवस्था में। लेकिन क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, कपूर हो गया, कपूर हो गया, या फिर नौसादर हो गया, या फिर नेफ्थेलीन हो गया, या फिर नेफ्थेलीन हो गया।
ये पदार्थ हमारे ऐसे हैं जो किसके लिए प्रदर्शित करते हैं, ऊर्ध्वपातन के गुण के लिए प्रदर्शित करते हैं। मतलब ठोस से द्रव में ना बदलने के बजाय सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो नौसादर का मतलब क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, नौसादर का मतलब क्या होता है, NH4Cl, और NH4 के लिए हम लोग बोलते हैं अमोनियम, और Cl का मतलब क्या होगा, क्लोराइड। तो अमोनियम का जो क्लोराइड है वही हमारा क्या कहलाता है, नौसादर। तो हमारे प्रश्न का एकदम जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5वें का C। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी किस रंग की ज्वाला के साथ में जलती है। मतलब मैग्नीशियम हमारी क्या है, धातु है, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो आपके लिए बताना है कि ये किस प्रकार के रंग में बदल जाएगी। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिवर होता है, इसके लिए वायु में जलाने पर यह सफेद रंग की ज्वाला के साथ में जलता है। इसी के साथ में आपके लिए एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि सोडियम, अगर सोडियम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये कैसे रंग की ज्वाला के साथ में जलता है, पीले रंग की ज्वाला के साथ में जलता है। तो हमसे यही तो कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है इसके लिए वायु में जला रहे हैं तो कैसे रंग की ज्वाला प्रदान होगी, तो सफेद रंग की ज्वाला प्रदान होती है। सोडियम के बारे में पूछ लिया जाए तो सोडियम कैसी लौ के साथ में जलता है, पीले रंग की लौ के साथ में जलता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कैल्शियम सल्फेट का मतलब क्या है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का मतलब हो गया CaSO4, इसका होल ट्वाइस, और जल के अणुओं की संख्या कैल्शियम सल्फेट से कितनी है, आधी। कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हैं, जबकि जल का अणु कितना है, एक ही है। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और अपनी भाषा में हम लोग इसके लिए बोलते हैं POP। POP का मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपसे यही कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के लिए किस रूप में जानते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है पुताई करने के लिए। या फिर क्या है, अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 7वें प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि शनिवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है। अभी आरआरबी के जब 17 अगस्त के लिए पेपर हुआ है, पहला वाला जो 3 सितंबर में जो पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शनिवार किसका अयस्क होता है। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि जो शनिवार है वो किसका अयस्क होता है, पारे का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। तो इसी से रिलेटेड आप लोग के लिए कुछ फैक्ट और ध्यान रखने हैं कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, हमारा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। जबकि शनिवार किसका अयस्क है, पारे का अयस्क होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है कि आपके लिए बताना है कि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं E बराबर mc², तो बताना है कि E बराबर mc² में ये जो C है इसका अर्थ क्या होता है। आपके लिए बताना है C का अर्थ क्या होगा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc², तो E का मतलब होता है एनर्जी। E का मतलब क्या होता है, एनर्जी, मतलब ऊर्जा हो गई। और M का मतलब क्या होता है, मास। और C का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। C का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वो भी वेलोसिटी किसकी, प्रकाश का वेग। और आप लोगों के लिए पता होगा, ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे प्रश्न में बस केवल यही पूछ रहा है कि आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है इसमें C का मतलब क्या है। तो इसमें C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग मतलब किससे लिख दिया, C से, इसके लिए हमने लिख दिया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि हमारे पास में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी 0.05 सेकंड में रोक लेता है। तो आपके लिए बताना है खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के लिए पहले आप लोग के लिए लैंग्वेज के लिए समझना है, उसके बाद में जो भी डिजिट है उनके लिए लिखना है, फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे।
तो आपसे कह रहा है कि जो क्रिकेट की गेंद है वो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है खिलाड़ी के पास में आ रही है। इसका मतलब वेग का जो मान है वो कितना हो गया, वेग का जो मान है वो हो जाएगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है, स्टार्टिंग का वेग है। ये जो वेग है वो कैसा है, स्टार्टिंग का वेग है। और जैसे ही बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी के पास में आ जाएगी मतलब बॉल रुक गई, रुकने के बाद में जो इसका अंतिम वेग है, अंतिम वेग के लिए 20 से लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो कितने का होगा, 30 का होगा। क्योंकि वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, शुरुआत वाला वेग में से क्या है अंतिम वाला वेग हम घटा देते हैं, वेगों का अंतर। आगे आपसे कह रहा है कि जो बॉल का द्रव्यमान है m, ठीक है, मास वो कितना दे रखा है 100 ग्राम, लेकिन सारी की सारी डिजिट हमें मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, किलोग्राम में निकाल ले रहे हैं। आपके लिए पता है कि अगर ग्राम के लिए किस में बदलना हो, किलोग्राम में बदलना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। तो 100 के लिए जब हम लोग 1000 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10, और ये किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में ये चेंज हो गया, 1/10 किलोग्राम। आगे आपसे कह रहा है कि जो टाइम टेकन है वो कितना है, 0.05 सेकंड का टाइम लिया जाता है। तो अब आपसे कह रहा है कि आपके लिए बताना है खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल। तो आपके लिए सीधे सीधे पता होगा कि चूंकि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का हमें मान दे रखा है 1/10 किलोग्राम, साथ में त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ है, 30 में से 0 घटा दिया, 30 बचा, ठीक है। नीचे क्या है, समय अंतराल, समय कितना ले रहा है 0.05 सेकंड का, 0.05 सेकंड का क्या लिया जा रहा है, समय लिया जा रहा है। दशमलव हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी हो गए 10, ठीक है। 5 दूनी कितने हो गए 10, 30 दूनी कितना हो गया 60, तो 30 दूनी कितना हो गया 60 न्यूटन। तो हमसे यही तो कह रहा है कि कितना औसत बल क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा लगाया जाएगा। तो जो बल है वो कितने का लगाया जाएगा, 60 न्यूटन का। तो हमारे जो प्रश्न का सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, 60 न्यूटन। बॉल आ रही है किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। बॉल के लिए हमें रोकना क्या है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब जो बॉल है, ठीक है, और बल की जो दिशाएं वो एक दूसरे की उल्टी हैं, तो जो चिन्ह है प्रयुक्त वो कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो क्या है, कोई उपग्रह है और ये क्या कर रहा है, मतलब ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, और ये कोई m द्रव्यमान का उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। और चक्कर जो लगा रहा है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या में क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब ये मान लो उपग्रह है, ये ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और वापस जब एक चक्कर लगा के आता है तो पुनः कहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु कहाँ पर चला आएगा, ए पर ही वापस लौट आएगा। तो आपके लिए बताना है कि इसके द्वारा जो कार्य है, मतलब वर्क है, वो कितना किया जाएगा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन। तो ग्रह ए बिंदु से ही चलना स्टार्ट करता है और वापस कहां पर आ गया, ए पर ही आ गया। इसका मतलब इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अगर दूरी कह दे तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, 2πr, लेकिन विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरियों का अंतर। दूरियों का अंतर कितना है, 0। और अगर विस्थापन कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब जो कार्य है वो कितना किया जाएगा, 0 जूल किया जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बंदूक की तुलना में कम गतिज ऊर्जा होगी या अगणनीय होगी, मतलब गणना नहीं कर सकते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर द्रव्यमान उसका पता है, वेग पता है, तो हम इसकी गणना कर सकते हैं। बंदूक की तुलना में क्या है, अधिक होगी, या बंदूक के क्या होगी, बराबर होगी। अब आप लोग मुझे एक बात ये बताइए कि हम लोग क्या है, बंदूक से बुलेट मतलब गोली के लिए छोड़ रहे हैं, तो वेग किसका ज्यादा होगा, गोली का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बंदूक से जब हम लोग गोली मतलब बुलेट के लिए छोड़ रहे हैं तो इसका जो वेग है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। वेग का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आपके लिए पता होगा जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है, 12 mv²।
इसका मतलब क्या है, अगर बेग का मान क्या है, ज्यादा है, बेग का मान क्या है, ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेग किसका ज्यादा है, गोली का, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी किसकी ज्यादा रही होगी, गोली की। तो बंदूक की तुलना में जो गोली की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। हमारी जो बॉडी है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो आपके लिए पता होगा कि अगर हम लोग सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाने पर हमारी बॉडी का जो औसत टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस रहता है, या कभी कभी फिर 37.6 डिग्री सेल्सियस भी दे देता है। या फिर हम लोग अगर फॉरेन हाइट की पैमाने की बात करें तो 98.4 फॉरेन पैमाने पर रहता है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपसे कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा। आप लोग के लिए पता होगा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर नीचे का जो दृश्य है वो व्यक्ति के लिए कैसा दिखाई देता है। तो आप लोगों का उत्तर आता है काला। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वायुमंडल ना हो, अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य का जो प्रकाश हो रहा है इसका प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो हमें दृश्य है वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से अगर हम आकाश के लिए देखेंगे, अगर वायुमंडल ना हो तो वो हमें कैसे रंग का दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देता है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा से देखने पर जो अंतरिक्ष है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर जो भी था वो हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब था। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग, ठीक है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग अपने दर्पण में करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में कई आपसे पूछता है। तो आप लोग के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ईएनटी की अगर हम लोग बात करें, ई का मतलब हो गया ईयर वाले डॉक्टर, एन का मतलब हो गया नोज वाले डॉक्टर, और टी का मतलब हो गया टूथ वाले डॉक्टर। ठीक है, टीथ वाले डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर हो या कान के डॉक्टर हो या फिर क्या हो, नाक के डॉक्टर हो। ठीक है, जो ईएनटी सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दर्पण का प्रयोग करते हैं, और उस दर्पण के लिए किसके लिए लेते हैं, दर्पण के रूप में वो लोग अवतल दर्पण के लिए लेते हैं। अब ये अवतल दर्पण के लिए ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ध्यान होगा कि अवतल दर्पण से एक कंडीशन में इमेज इस प्रकार से बनती है कि जब हम वस्तु के लिए कहाँ रखते हैं, ये हमारा हो गया ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस बिंदु, तो इसके मध्य में कहीं जब वस्तु रखी जाती है तो दर्पण के दूसरी ओर आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो भी कैसा बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो दांत हो गए या नाक हो गए या कान की समस्या क्या है, छोटी छोटी है, इनका प्रतिबिंब कैसा देखना है, सीधा देखना है, साथ में बड़ा देखना है। तो छोटी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करता है, अवतल दर्पण। इसलिए ईएनटी वाले जो सर्जन है वो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो छोटा रहता है, इसीलिए वाहन होते हैं उसमें जो हेडलाइट है, बराबर वाली जो लाइट है ड्राइवर के बगल वाली सीट में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करेगा, जो उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ा देगा, मतलब जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनके लिए छोटे छोटे रूप में दिखाकर ज्यादा एरिया के लिए कवर कर लेगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि अगर हमें जो भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा उसकी डिजिट नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, डिजिट के लिए हम लोग बहुत आसानी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल के लिए आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि जो हमारे पास में कोई विद्युत का हीटर है, ठीक है, जिससे 4 एम्पियर की धारा बहा रहे हैं। वैद्युत धारा के लिए हम लोग आई से लिखते हैं, तो आई का मान कितना हो गया, 4 एम्पियर का हो गया। आगे आपसे कह रहा है कि उसका विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, इस दौरान जो विभवांतर है वो कितना हो जा रहा है, 60 वोल्ट का हो जा रहा है। आपके लिए पता होगा, आपके पास में धारा होती है, विभवांतर होती है, तो साथ में प्रतिरोध जरूर चलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आर का मान निकाल ले रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। तो आर का सूत्र क्या होता है प्रतिरोध निकालने का, आर बराबर होता है V/I। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम के नियम से। ठीक है,
किसी वस्तु पर, ठीक है, जो विभवांतर और धारा का अनुपात है उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, V का मान 60, I का मान 4। इसका मतलब इसमें जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का हो गया, प्रतिरोध कितने ओम का हो जाएगा, 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। आगे आपसे कह रहा है कि अब हम B के लिए बढ़ा रहे हैं, विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दे रहे हैं, 165 वोल्ट। विभवांतर बढ़ाकर कितना कर रहा है, 165 वोल्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है धारा भी चेंज हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है धारा में जो चेंज है उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि प्रतिरोध क्या है, सेम 15 ओम का ही लगा हुआ है। तो हम पुनः लगा देंगे, चूंकि R बराबर क्या हो जाएगा, V डैश बटे I डैश। I का मान 15 है, V डैश का मान उन्होंने 165 दे रखा है। आगे I डैश का मान हमें क्या करना, निकालना है। 15 से इसके लिए काटा कितनी बार जाएगा, 11 बार। इसका मतलब I डैश का मान कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर। अब हम जब विभवांतर के लिए बढ़ाकर कितना कर दे रहे हैं, 60 से 165, तो धारा भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 4 से बढ़कर इसका मान कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर का हो जाएगा। इसका मतलब विभवांतर के लिए बढ़ाया तो विभवांतर बढ़ाने से क्या हुआ, धारा के मान में भी वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब था। बायोलॉजी के प्रश्न है, आप लोगों के लिए देखना है। प्रश्न नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इंसानी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या फिर जहर का अध्ययन किया जाता है, या फिर भूरक्षण का अध्ययन किया जाता है, या फिर चट्टान का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों ने अगर कभी सिरप देखा होगा तो सिरप जो टॉनिक हम लोग लेते हैं, टॉनिक पे लिखा हुआ होता है कि टॉक्सिक, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला। कि मतलब ये जो टॉनिक है वो जहरीला नहीं है। तो टॉक्सिक का मतलब क्या है, जहर। आगे लग गया लॉजी, इसका मतलब जहर का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे, टॉक्सिलॉजी में हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिलॉजी का सही अर्थ हो जाएगा। तो टॉक्सिलॉजी का अर्थ क्या होता है, जहर का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 आपसे कह रहा है कि कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है हमारे पेट में जो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लाइपेज एंजाइम, या फिर सेलुलोज, ठीक है, इसके लिए तो हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है लाइसोजाइम, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है आपसे पेप्सिन। लाइसोजाइम की बात करें तो ये किसका पाचन करता है, फैट, मतलब क्या करता है, बसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, बसा का पाचन करता है। और लाइपेज की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है। तो एक ही ऑप्शन में बच रहा है क्या, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन है इसके लिए क्या है, प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में विखंडित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक और एंजाइम होता है इसी प्रकार का, रेनिन, वो क्या करता है, दूध को पचाने में सहायता करता है। आगे आपसे कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। श्वेत रक्त अगर कणिकाओं की मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके लिए क्या बोला जाता है, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। इसका जो कार्य है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन को बनाए रखना, एंटीबॉडी और एंटीजन को बनाए रखना, साथ में क्या है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का पुलिसमैन भी बोलते हैं। हमारी बॉडी का क्या बोलते हैं, पुलिसमैन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। साथ में हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है, हमारा क्या है, इम्यूनो सिस्टम है, इसके लिए क्या करता है, मजबूत करता है। मतलब जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है इसके लिए क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है। WC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, कार्य क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करना ब्लड में, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या करता है, लड़ता है। साथ में क्या है, हमारे इम्यूनो जो सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता इसके लिए क्या करता है, बढ़ाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है संक्रमण से लड़ना। तो रोगों से लड़ने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, WBC के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ठीक है, सेब ऑप्शन में दे रखा है, चावल दे रखा है, नारंगी दे रखा है, गेहूं दे रखा है। नारंगी ये तो विटामिन सी का हो जाएगा, ये किसका सबसे अच्छा सोर्स हो जाएगा, विटामिन सी का। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के लिए क्या है, व्यक्ति के लिए
ब्लड की अगर कमी होती है, ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसके लिए क्या है, एक टॉनिक या फिर सिरप देता है, ठीक है, प्रयोग में लाने के लिए। और उस पर क्या है, एप्पल छपा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है, जो सेब है हमारा वो क्या करेगा, आयरन की कमी को पूर्ति करता है। तो आयरन की अगर कमी है तो सेब से ये पूरी हो सकती है। एक बात आपके लिए और ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें कि सर्वोत्तम मात्रा में जो आयरन है वो किससे मिल सकता है हमें, तो हमें पालक से भी क्या है, आयरन की मात्रा अच्छी खासी प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपसे कह रहा है कि चलिए प्रश्न नंबर 21 आपसे कह रहा है, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। गेहूं का जो पौधा है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ओरिजा स्टाइवा होता है, या फिर टिट्रिकम एस्टिवम होता है, जियामेंज होता है, या नेलोम्बो नुसिफेरा होता है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि गेहूं का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है, गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है। जैसे आम की अगर बात करें तो आम का क्या होता है, मैंगाफेरे इंडिका। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। मेढक की अगर बात करें तो मेढक का क्या नाम था, राना टेग्रीना था। तो इसी प्रकार से ठीक है, गेहूं का भी नाम आप लोगों के लिए वनस्पति नाम पता चल गया। आगे आपसे कह रहा है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान रहती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां आप लोगों की कहाँ विद्यमान रहती हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए समझना है कि जो मांसपेशियां हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला वाला कौन सा है, रेखित मांसपेशियां हैं। दूसरी वाली कौन सी हैं, अरेखित मांसपेशियां हैं। और तीसरी वाली हमारी कौन सी हैं, हृदय पेशी मांसपेशियां होती हैं। रेखित मांसपेशियों की अगर बात करें तो रेखित मांसपेशियों का मतलब होता है कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जैसे अगर हमारी इच्छा दौड़ने की है तो हम लोग क्या है, पैरों से दौड़ रहे हैं। हमारी इच्छा हाथ चलाने की है तो हम क्या कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। हमारी इच्छा गर्दन चलाने की तो हम क्या कर रहे हैं, गर्दन चला रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या बोला जाता है, ऐच्छिक मांसपेशियां। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, रेखित के अंतर्गत आती हैं। तो हमसे यही तो कह रहे हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाएंगी। जिगर की बात करें, जिगर का मतलब क्या हो गया, लीवर हो गया। तो अगर आप चाहें कि हमारी इच्छा नहीं है, लीवर ना चले, तो आपकी इच्छा से कुछ नहीं होना है। जब तक उसकी इच्छा है तब तक चलेगा, और जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक वो चलना बंद कर दिया तो आपका काम भी क्या हो जाएगा, बंद। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। हृदय भी आपकी इच्छा से बिल्कुल नहीं चलता है। अगर आपकी इच्छा से चलता होता तो आप कब के मर चुके होते। ठीक है, क्योंकि आप तो अगर चाहते हैं कि लीवर हृदय के लिए क्या करें, बंद कर दें, तो बंद हो जाता है। इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जहां रुकना बंद, तो आपका डेथ पक्की। आगे आपसे कह रहा है हाथ। हाथों की अगर बात करें तो इसके लिए हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। हमारी इच्छा है हाथ चलाने की तो हमने उठा दिया हाथ, हमारी इच्छा हाथ के लिए बैठाने की तो हमने बैठा दिया। इसका मतलब हाथ क्या हो जाएगी, हमारी ऐच्छिक या फिर स्वैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण हो जाएगी। और फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़े भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, पहले आपके लिए मतलब समझना है नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल। जैसे आप लोग अगर कभी भी फर्स्ट ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में अगर हैं आप लोग, ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट ईयर में है या फिर कक्षा 11 में है, तो आप लोग अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो पहली बार में आप लोग के लिए लिखा आता है फ्रेशर। पहली बार में क्या लिखा आता है, फ्रेशर लिखा आता है। लेकिन जब आप उसके लिए दोबारा से भरते हैं, जब सेकंड ईयर में पहुंचते हैं, तो उस टाइम आपके पास में लिखा हुआ ऑप्शन आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, अब आप इसके लिए नया कर सकते हैं, दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जिनके लिए हम दोबारा से उत्पन्न कर सकें। जैसे क्या है, जल विद्युत ऊर्जा हम लोग दोबारा से बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। जैव ईंधन बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा बार बार हम इसके लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर गैसोलीन की बात करें तो गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। गैसोलीन का मतलब क्या होता है, पेट्रोल। और अगर आप लोगों ने एक बार पेट्रोल के लिए खत्म कर दिया, सारे के सारे भविष्य में जो कुएं हैं वो खत्म हो गए, तो फिर पेट्रोल हमारे लिए प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एक नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का नहीं है। ठीक है, तो आपको इनकी पहचान कैसे करके करनी है, एक डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देगा, उसके लिए आपके लिए पकड़ना है। 3 तो ऑप्शन ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्या है हमारे लिए ऊर्जा लगातार देते रहेंगे, मतलब इनके भंडारण समाप्त नहीं हो जाएंगे। जिसका हो जाए तो समझ ले भाई हमारा क्या हो गया, गैर नवीकरण।
आगे आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 24 में कि आपके लिए बताना है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा गंदा है। हमारा वायुमंडल क्या है, बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें धूल के भी कण हैं, अशुद्धियाँ भी मिली हुई हैं। तो आपके लिए बताना है वो किसके द्वारा साफ होगा। ऑक्सीजन के द्वारा होगा, वर्षा के द्वारा होगा, नाइट्रोजन के द्वारा होगा, हवा के। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा तो उसमें ऑलरेडी पहले से विद्यमान है, लेकिन जैसे ही वर्षा हो जाती है तो वर्षा होने के बाद में ये जो हानिकारक पदार्थ है वो पृथ्वी पर कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। इसका मतलब वायुमंडल हमारा क्या हो जाता है, स्वच्छ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो आप लोग के लिए समझना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो था क्या। तो अगर मॉन्ट्रियल हम लोग प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर के लिए 1987 ईस्वी में बहुत सारे देश इकट्ठे हुए और उन लोगों ने चर्चा ये की कि हमारी जो ओजोन परत है वो लगातार क्या है, क्षय होती चली जा रही है। ओजोन परत का लगातार क्या है, क्षय हो रहा है। तो इस क्षय को रोकने के लिए हमें क्या है, सारे देशों को एकजुट होना होगा। और एकजुट होने के साथ साथ हमें क्या है कि ऐसे वांछित पदार्थ वायुमंडल में जो ओजोन परत के ह्रास के लिए क्या है, जिम्मेदार है, जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, हम लोग पॉलीथीन के लिए जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये गैसें क्या है, जो ओजोन परत है इसके लिए बहुत मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको हमें क्या करना होगा, बैन करना होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के लिए क्या मना देते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे कह रहा है हरित गैसों के लिए बिल्कुल नहीं है, अम्लीय वर्षा बिल्कुल नहीं है, ओजोन परत ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओजोन परत का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो मित्रों आज की जो हमारी कक्षा है इसके लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं आप लोगों से कल के लिए, तब तक के लिए गुड बाय मित्रों।